जो भी हॉरर मूवीज़ देखने वाले हैं या जो मूवीज़ ही देखने वाले हैं, उन्हें पता होगा कि कॉन्जरिंग क्या है, कॉन्जरिंग यूनिवर्स क्या है। हॉरर जॉनर को एक नए तरीके से डिफाइन करने में सबसे बड़ा हाथ माना जाता है कॉन्जरिंग यूनिवर्स। जो कॉन्जरिंग यूनिवर्स की स्टोरीज़ है, जो प्रॉपर 1, 2, 3 और जो चौथी आ रही है, ये चारों मूवी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज़ है। और बाकी की जो मूवीज़ है वो कहीं ना कहीं से उनकी स्टोरी पुरानी स्टोरीज से इंस्पायर है, और उन सबको मिला के ये पूरा कॉन्जरिंग यूनिवर्स खड़ा किया गया है। इसकी टाइमलाइन क्या होगी आज हम यही इस वीडियो में समझे। कॉन्जरिंग यूनिवर्स में पहले कौन सी मूवी देखनी है और लास्ट में जो आने वाली है वो मूवी देखनी है या फिर कोई और मूवी देखनी है। तो शुरुआत से एंड तक जिस टाइमलाइन है वो समझेंगे हम लोग। इस यूनिवर्स की पहली मूवी है द नन। इसकी कहानी कुछ यूँ है कि एबी ऑफ सेंट काटा में प्रीस्ट गॉड के बजाय हेल के एक डेमन की पूजा करने लगता है जिसका नाम होता है बेलक, और वो उसे हेल से बुलाना चाहता है। फिर इस बात की खबर वेटिकन सिटी की क्रिश्चियन नाइट्स को चल जाती है, तो उसे आके उस डेमन को हेल से बाहर निकलने से रोक जीसस क्राइस्ट के ब्लड से, और उस प्रीस्ट को भी खत्म कर दिया जाता है। 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मोनेस्ट्री के ऊपर बॉम्बिंग होती है जिसमें मोनेस्ट्री के अंदर एक दरार पड़ जाती है और वो डीमन उस हेल से बाहर आ जाता है। कहानी दिखाई जाती है 1952 की, जहाँ पे 2 नन डीमन से लड़ रही होती है और एक नन सुसाइड कर लेती है ताकि वो डीमन उसे अपने वश में, अपने कंट्रोल में ना कर पाए। कुछ दिन बाद एक लोकल फार्मर फ्रेंची की नजर उस नन की बॉडी पे पड़ती है और इस बात की खबर वेटिकन सिटी के चर्चेस को पड़ जाती है। तो वहाँ से वो इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 लोगों को भेजते हैं, एक की सिस्टर आयरिन और दूसरे से फादर ड्यूरिक, और ये दोनों मिलकर उस डीमन को वहाँ से निकलने से रोकते हैं। और मूवी के आखिरी में दिखाया जाता है कि वो डीमन कभी हेल में वापस गया ही नहीं, वो फ्रेंची की बॉडी में कब्जा करके उसकी बॉडी में ही रहता है। और इसके बाद दिखाई जाती है 1956 की स्टोरी द नन 2। वेलक जो फ्रेंची की बॉडी में ही है, वो एक सीक्रेट रेलिक ढूंढ रहा होता है जिसका नाम होता है आइस ऑफ सेंट लूसी। से रेलिक की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसी सीक्रेट रेलिक की तलाश में फ्रेंची एक स्कूल पहुंचता है और वहाँ पे वो रेलिक ढूंढता है। सिस्टर आयरिन और रेलिक का सामना एक बार फिर, और वहाँ पे पता चलता है कि सिस्टर आयरिन डिसेंडेंट है सेंट लूसी की, और एक बार फिर से ये लोग हरा देते हैं। लेकिन फ्रेंची अभी भी उस डेमन के पोजीशन से बाहर नहीं निकला था, वो आपको पता चलेगा आगे। इसके बाद कहानी शुरू होती है एनाबेल क्रिएशन की, जो 1943 से 1955 के दरमियान ये कहानी पूरी सैमुअल मुलिन्स जो एक डॉल मेकर है, एक दिन वो कहीं बाहर जा रहे होते हैं, अब उनकी कार बीच में ख़राब हो जाती है उनकी वाइफ और अपनी बच्ची के साथ। रोड में उनकी बच्ची का एक्सीडेंट में उनकी बच्ची की डेथ हो जाती है। वो दोनों अपनी बच्ची की याद में, गम में बच्ची को करते हैं, मानते हैं, लेकिन उनकी पुकार एक शैतान सुन लेता है और वो शैतान उनकी बेटी का इल्यूजन उन्हें दिखाने लगता है। वो शैतान उस डॉल को पोजेस कर लेता है और फिर उसके बाद उनके साथ कई ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने लगती है। उसके बाद ये लोग चर्च के फादर से हेल्प मांगते हैं, और जो फादर होता है बाइबल के पेज फाड़ के उस डॉल को एक बेसमेंट में बंद कर देता है और उनके दरवाजे पे बाइबल के पेजेस लगा देता है। और फिर मुलिन्स 12 साल बाद अनाथ आश्रम की कुछ लड़कियों को अपने घर में वेलकम करते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जेनी, जो उस बेसमेंट में चली जाती है और वो डॉल जेनी को पोजेस कर लेती है, और जेनी वहाँ से उस डॉल को लेके भाग जाती है और वो अपना नाम बदल के एनाबेल रख देती है, और एनाबेल को हगीज फैमिली एडॉप्ट कर देती है। और जो लड़कियाँ अनाथ आश्रम से आई थी उनके साथ एक सिस्टर होती है, सिस्टर शार्लेट, जो कि उसी मोनेस्ट्री का हिस्सा होती है जो हमें नन की पहली मूवी दिखाई जाती है। उसके कई साल बाद एनाबेल ने अपने जो एडॉप्टेड पेरेंट्स जिन्होंने उसको गोद लिया था उसे उन लोगों को मार देती है। उसके बाद कहानी शुरू होती है दी एनाबेल। 1967 में जॉन और मिया अपने पहले बेबी का वेलकम करने के लिए एक्साइटेड होते हैं, और जॉन अपनी वाइफ को एक डॉल ला के देता है। डॉल और कहीं नहीं, वो डॉल होती है एनाबेल। फिर एक रात जॉन और मिया के पड़ोसी से कुछ हलचल सुनाई देती है। जब जॉन जाकर देखता है तो एनाबेल अपने पेरेंट्स को मार रही होती है और मिया पुलिस को कॉल कर रही होती है। एनाबेल इनके पीछे पड़ जाती है, इन्हें भी मारने की इन लोगों ने पुलिस को कॉल किया था। एनाबेल के साथ एक और व्यक्ति होता है जिसे एनाबेल ने अपने वश में किया हुआ होता है। ये दोनों मिलकर जॉन और मिया को मारने लगते हैं, तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और इन दोनों को मार देती है, और एनाबेल फिर से उस डॉल में चली जाती है। फिर उसके बाद जो जॉन और मिया का बच्चा है, एनाबेल डॉल उसे टारगेट करने की कोशिश करती है, लेकिन लास्ट में जॉन और मिया की दोस्त ने अपनी जान देकर लोगों को बचा लेती है और वो डॉल वहाँ से गायब हो जाता है। फिर कहानी दिखाई जाती है 6 महीने बाद की। एक स्टोर में वो डॉल पड़ी हुई होती है और कोई जाके उस डॉल को खरीद लेता है एबी नाम की लड़की को गिफ्ट देने के लिए। और फिर यहाँ से शुरुआत होती है दी कॉन्जरिंग की। वो शुरुआत में दिखाया जाता है एड एंड लॉरा डेबी और एनाबेल का केस हैंडल कर रहे होते हैं, और डेबी को एनाबेल से बचाने के बाद ये लोग एनाबेल डॉल को लेकर आते हैं और अपने घर के म्यूजियम में रख देते हैं। उनके घर के म्यूजियम में ऐसी और भी कई सारी ऑकल्ट चीजें पड़ी हुई होती है। इसके बाद एड और लॉरेन कहीं दे रहे होते हैं पोजीशन के ऊपर। वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो फ्रेंची था जो नन पार्ट 1 में था वो कैसे डीमन से पोजेस था और इन लोगों ने कैसे उसकी मदद। और उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में एक लेडी होती है कैरोलिन नाम से, और वो मिलती है इन लोगों को और बताती है ये लोगों ने नया घर लिया है, वहाँ पे कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही होती है, और ये लोग मान जाते हैं और ये लोग आके देखते हैं कि मतलब इनके घर में प्रॉब्लम क्या है। ये लोग जब उनके घर पे जाके देखते हैं तो पता चलता है कि ये घर पूरी तरीके से हॉन्टेड है। यहाँ पर 1863 में एक बेतशिबा नाम की चुड़ैल है, वो शैतान की पूजा करती थी और अपने बच्चे की बलि भी शैतान को खुश करने के लिए दे दी थी। उसके बाद उसने खुद की भी जान ले ली। उसी की स्पिरिट इस घर में है और इन लोगों को हंट कर रही है। उसके बाद जो बेतशिबा की कैरोलिन को पोजेस कर लेती है और धीरे धीरे इनके बच्चों को डराने लगती है। फिर बाद में लास्ट एड और लॉरा कैरोलिन को बेतशिबा से फ्री करते हैं और लास्ट में लोग ठीक हो जाते हैं। इसके बाद कहानी दिखाई जाती है एनाबेल कम्स होम की। इसमें 1972 की कहानी दिखाई जाती है और ये कहानी होती है सिर्फ एक रात की। कॉन्जरिंग की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एड और लॉरेन
एनाबेल को ला के अपने म्यूजियम में बंद कर देते हैं। और इसमें दिखाया जाता है कि जूडी जो एड और लॉरेन वॉरेन की बेटी है, एड और लॉरेन कहीं बाहर जा रहे होते हैं, जूडी जो इनकी बेटी है उसकी देखभाल के लिए ये लोग एक बेबी सीटर हायर करते हैं जिसका नाम होता है मैरी एलन, और उसके साथ आती है उसकी एक दोस्त डैनियला। इन लोग को इस बात का पता होता है कि इनके घर में एक ऐसा ऑकल्ट म्यूजियम है जिसमें कई सारी ऑकल्ट चीज़ें रखी हुई होती है और इन लोग को देखने का मन होता है। तो ये लोग जाके जब देखते हैं तो मतलब वो जो एनाबेल डॉल उसको खोल देते हैं। एनाबेल वहाँ पे और भी कई सारी ऑकल्ट चीज़ें होती है उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है, उसको पोजेस कर लेती है। और ये कहानी एक रात की स्टोरी है, लोग कैसे एनाबेल से बचते हैं। इसमें कोई मतलब डेथ वगैरह नहीं दिखाई गई है और लास्ट में तीनों मिलके एनाबेल डॉल को वापस लॉक कर देते हैं। बस इतनी सी स्टोरी है ये मूवी की। और फिर इसके बाद स्टोरी दिखाई जाती है द कर्स ऑफ ला llorona की, है ना, जो कि एक सोशल वर्कर होती है और वो चाइल्ड सपोर्ट का कुछ काम करती है। और इसी बिहाफ पे वो एक लेडी के घर को विजिट करती है जिसका नाम होता है पेट्रिशिया। और जब वो वहाँ जाके देखती है तो उस घर की कंडीशन बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं होती है। वो अपने बच्चे को कैद करके रखती है वहाँ पे, वो वहाँ से उन बच्चों को छुड़ा लेती है, फ्री कर लेती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि पेट्रिशिया ये सब कर रही होती है, उसका नाम था ला llorona, उसके कंट्रोल में, उसके पोजेस में होकर। ला llorona की स्टोरी कुछ यूँ है कि 1650 से 60 के दरमियान ही एक लेडी होती है जिसका हस्बैंड उसे चीट कर देता है, किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा होता है। और इसी बात का बदला लेने के लिए वो अपने दोनों बच्चों को पानी में डुबाकर मार देता ताकि उसके हली में वो उसको गिल्ट हो। और बाद में ला llorona भी खुद मर जाते, ऊपर वीपिंग वुमन का श्राप आ जाता है, कर्स आ जाता है। वही ला llorona 1873 में पेट्रिशिया के पीछे गिरी, अब वो एना के पीछे, एना के बच्चों को हंट कर रही है, एना के बच्चों को डरा रही होती है। लेकिन एना एक फादर से मदद मांगती है जिसका नाम था फादर पेरेज। ये वही फादर है जो एनाबेल को इस बेसमेंट में बंद किया हुआ था बाइबल के पेज की मदद से, जिसका नाम होता है फादर पेरेज। फादर पेरेज उसे किसी और प्रीस्ट का कॉन्टैक्ट देते हैं और वो प्रीस्ट एना को इस कर्स से आज़ाद करवाता है। कॉन्जरिंग यूनिवर्स में ला llorona जो कर्स ऑफ ला llorona है उसे आप पता नहीं किस यूनिवर्स का हिस्सा नहीं माना जाता है। और इसके बाद कहानी दिखाई जाती है द कॉन्जरिंग 2 की। एड और लॉरेन एमिटिविल केस को हैंडल कर रहे होते हैं शुरुआत में। फिर उसके बाद दिखाया जाता है एनफील्ड लंदन का एक सीन जिसमें हगिंस फैमिली को अपने घर में हो रही कुछ अजीबोगरीब चीज़ों से परेशान होती है और ये इनको कॉन्टैक्ट करती है। वहाँ पे लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं। भी वहाँ पे लॉरेन को पहले बार वेलेक जो नन का विलन था, वेलेक की कुछ झलकियाँ लॉरेन को दिखती है और उसी ग्लिम्स लॉरेन को पता चल जाता है कि उस नन का नाम वेलेक है। मूवी के आखिरी में ये लोग वेलेक को उसके नाम के हरा देते। ये जो केस था इसकी स्टोरी कुछ और थी, मतलब इसको इस यूनिवर्स का हिस्सा बनाने के लिए वेलेक से जोड़ा गया है। इसमें वेलेक केस था, उसमें वेलेक का कोई लेना देना नहीं था और ना ही हगिंस फैमिली की मदद बहुत ज्यादा लॉरेन कर पाते हैं। इसको बस कॉन्जरिंग यूनिवर्स का हिस्सा बनाने के लिए नन जो वेलेक उसका विलन था से जोड़ा गया है। हगिंस फैमिली वेलेक से कभी परेशान नहीं होती है। फिर स्टोरी आती है कॉन्जरिंग 3 की, कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट। इसमें कहानी दिखाई जाती है, एक लड़का है अपने लैंडलॉर्ड का मर्डर कर देता है और वो शुरू से आखिर तक यही बोलता है कि मैंने ये किया नहीं है, मुझसे डेविल ने करवाया है। पहली बार अमेरिका के इतिहास में कोर्ट की दलीलों में, कोर्ट के सेशन में नॉर्मल चीज़ों का हिस्सा दिया गया। जब एड और लॉरेन इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तब पता चलता है कि एक इज़ला नाम की विच है जो लोगों को अपने वश में कर रही है, वही लोगों से ये सब करवा रही होती है। आखिरी इज़ला का कर्ज है उसी के ऊपर उल्टा पड़ जाता है और वो शैतान उसी को मार देता है और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। और अब आने वाली है द कॉन्जरिंग 4, कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स, जिसमें कहानी दिखाई जाएगी 1986 की। कॉन्जरिंग डेविल मेड मी डू इट उसके जस्ट बाद की से दिखाई जाने वाली। दैट्स इट गाइस, ये था मेरा पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्जरिंग यूनिवर्स की कौन सी मूवी पहले देखनी है और कौन सी मूवी लास्ट में देखते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में।